हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब मैं क्या हूँ कौन हूँ ये बार बार बता के टाइम वेस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। सीधा मुद्दे पे आते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ठीक है। आज हमें देखना है, हम जो एक कंसेप्ट देखते हैं वो कंसेप्ट क्या है हमारे पास, उसे हम डेप्थ में देखेंगे। पहले मैं बताऊंगा वो है क्या। अच्छा, डेप्थ में देखना क्यों जरूरी है, देखिए। हमारे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि नीट है, जेई मेंस वगैरह ये है, इसके अलावा जैसे जेई एडवांस भी है या ओलंपियाड के एग्जाम्स है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डिमांड करती है। इसमें जरूरी नॉलेज से जरूरी, मतलब नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए। नॉलेज से जरूरी आपके पास क्या पर्सपेक्टिव है, आप एक क्वेश्चन को देख के कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या आप एक ही चीज को कितने मल्टीपल वेज में देख सकते हो, मल्टीपल वेज में उसके सॉल्यूशन को कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो इसके लिए आपके पास अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव होने चाहिए। तो कई बार क्लास में, कई बार क्या हमेशा यही होता है कि हमारे पास जो क्लास का टाइम है वो कंस्ट्रेंट होता है, हमें गिवन टाइम में इतने इतने सिलेबस को करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है हम कुछ चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे पाते। देना तो चाहते हैं हम टीचर्स, बट बता नहीं पाते क्योंकि टाइम हमें अलाउड नहीं करता। अब ऑनलाइन सेगमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, हम जितनी ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते जा सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट हमारा क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बेटा। वो ये है कि अगर वेक्टर्स है हमारे पास, कई वेक्टर्स है, शुरुआत हम 3 से करेंगे, 2 से भी कर सकते हैं, 2 का तो बहुत ट्रिवियल है। अगर 2 वेक्टर से जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स होते जैसे कि 3 4 5 6 7 8, कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, ठीक है। नहीं, अगर वो सारे वेक्टर्स हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और वो इस तरीके से अलाइन है कि सबके बीच का, किसी भी 2 वेक्टर्स को अगर हम ले ले जो कॉन्जिक्यूटिव आसपास के, उनके बीच का एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। जब वो टेल से टेल जुड़े हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0। ये आपने पढ़ रखा होगा। और जो 3 वेक्टर्स के लिए उसे फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हर जगह आपने देख रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल में फोर्स वगैरह के, कि उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आज हमारे पास पेन भी नहीं है, बहरहाल। जैसे कि मैंने बेटा ये वेक्टर बनाया ए वेक्टर, ये बनाया मैंने बी वेक्टर, और ये बनाया मैंने सी वेक्टर। तो जो ए का मैग्नीट्यूड है वही बी का मैग्नीट्यूड है और वही सी का मैग्नीट्यूड है, और इनके बीच का एंगल कितना है, इक्वल। जैसे कि ये 120 है और ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, 120, और ये भी क्या है बेटा, 120। तो इन सबका अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनके बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, 0। ये आपके टीचर्स ने करवाया होगा, मैंने भी करवाया, कि इन दोनों के हम कंपोनेंट ले लेते हैं, वो इसे कैंसिल आउट कर देता है, किसी भी 2 के ले ले। या फिर हम नॉर्मल तरीके से जो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उससे इसका मैग्नीट्यूड निकाले, फिर डायरेक्शन देखे तो देखते मैग्नीट्यूड ऊपर वाले के बराबर आएगा, है ना। और जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट आ जाएगी, यहाँ से इस तरीके से चलेंगे, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 3 वेक्टर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, कितने भी वेक्टर्स हो, शर्त यह है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ साथ उनके बीच जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि फर्ज करिए बेटा, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, ऐसे हमने 5 ले लिया। और ये हमेशा जो सम है ये 360 होना चाहिए, क्योंकि एक ये कंप्लीट एंगल बनेगा। तो 1 2 3 4 5, अब आप क्या करिए, 360 को किससे डिवाइड कर दीजिए आप, 5 से। 5 7 जा 35, तो कितना बचा हमारे पास, 1, 5 2 जा 10। मतलब इन सबके बीच में कितना एंगल होगा, 72। इन सबके बीच में कितना एंगल होगा डियर स्टूडेंट, 72। ओके। तो सबके बीच 72 का होगा और इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट आप क्या बता सकते हैं, 0 आता है, क्योंकि कंसेप्ट ये हमारा कहता है। बट ये आता क्यों है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक है, हम उसे देखेंगे। तो इसके लिए ना हमें दोबारा से 8 क्लास में रिविजिट करना होगा, जो हमें एनसीईआरटी में चीजें सिखाई जाती है। कई बार छोटी क्लास की चीजें ना, मतलब छोटी क्या, बेसिक बेसिक होता है। अब वो हमें किसी क्लास में पढ़ाया जाता है, किसी में नहीं पढ़ाया जाता, समझ रहे हैं ना। मतलब कभी प्राइमरीज में बता दिया जाता है, कभी हायर सेकेंडरी में वो चीजें बताई जाती है, तो डिपेंड करता है, बट बेसिक बेसिक होता है। तो हमें वहां से हेल्प लेनी होगी, वो 8 क्लास के एनसीईआरटी में भी है वो चीजें, और हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके पहले आपको एक और चीज बता दी जाए, वो ये है, आपको बताया था अगर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, कि फर्ज करिए आपके पास ये मेरा ए वेक्टर हो गया डियर स्टूडेंट,
ये क्या हो गया, बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर, अब ये हो गया एफ वेक्टर। तो अगर वेक्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल, ठीक है ना, और वो घूम फिर के वो ऐसे बिल्कुल एक क्लोज लूप बना रहे हैं, ठीक है नहीं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप लोगों ने देख रखा होगा, और नहीं देख रखा तो अब देख लीजिए, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, वो क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे पॉलीगन लॉ में बस यही होना चाहिए कि हेड टू टेल और घूम फिर के वो एक क्लोज लूप बना ले, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। इसमें कुछ शेप्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए या इनके बीच का एंगल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ऐसी कोई सी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक जनरल है, ये कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसकी मदद से ही हम वो करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक और चीज बताई जाए कि हम जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए ऐसे देखते हैं, ये बेटा मेरा ए वेक्टर था, ठीक है, और ये क्या था मेरा, बी वेक्टर। अब इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। क्योंकि मैं वेक्टर्स के बीच का एंगल कब कहता हूं, मैं वेक्टर्स के बीच का एंगल तब कहता हूं जब दोनों वेक्टर्स मेरे टेल से टेल जुड़े हुए हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रही है, टेल से टेल जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। अब अगर मैं इसे स्लाइटली आगे ले जाता हूँ हेड टू टेल जोड़ने के लिए, है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं इन्हें ऐसे आगे इस वाले वेक्टर्स को ऐसे शिफ्ट करता हूँ ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा बी वेक्टर। अब आपको पता है यहाँ पे ये पैरेलल ही शिफ्ट करा होगा, तो ये थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा ही आएगा। तो जब मैं हेड टू टेल ज्वाइन कर लूं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। कहीं से भी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब वो टेल से टेल जुड़े हुए हैं थीटा है, तो जब अगर उन्हें मैं हेड टू टेल ज्वाइन कर लूंगा, तो वहां पे जो एंगल बन रहा होगा, जब वो यहाँ पे वो हेड टू टेल जुड़े, जैसे यहाँ पे वो हेड से टेल जुड़े हुए, तो वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। इसे आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। आप अगर ऐसे देखना चाहें, किस तरीके से, ये रहा मेरा ए वेक्टर था और ये क्या था मेरा बी वेक्टर। तो ए कोई यहाँ पे थीटा था ना, तो ए कोई थोड़ा ऐसे पीछे शिफ्ट करा मैंने, जिस तरीके पैरेलल शिफ्ट करा, जिस तरीके से वो कैसे जुड़ गए मेरे हेड टू टेल। अब आपको पता है लीनियर पेयर से ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो आपको ये भी पता लग गया कि जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल जुड़े, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जब वो हेड टू टेल जुड़ जाए, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, गुड। अब देखिए, मैं क्या बताने वाला था आपको, जो 8th क्लास की बात थी वो ये थी कि आपके पास यहाँ पे ये अलग अलग पॉलीगन्स है। ये मेरा ट्रायंगल है, ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ये पेंटागन है, ठीक है ना। अब आपको पता है ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है। अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं और उसके एंगल्स का सम करते हैं, तो आपको पता है वो कितना आता है, 180। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, वेदर इट इज पैरेललोग्राम या फिर वो ट्रेपीजियम हो, काइट हो, कुछ भी हो, उनका एंगल सम कितना आता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, 360। तो अब कोई और पॉलीगन है, जैसे कि हम पेंटागन पे जाते हैं, हेक्सागन, ऑक्टागन वगैरह वगैरह, या एन साइड का पॉलीगन है, उसके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है। तो इसका 8th क्लास में फॉर्मूला दे रखा है विद लॉजिक एंड डेरिवेशन। एंगल सम, अगर हमारा पॉलीगन जो है बेटा, वो पॉलीगन एन साइड का है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि वो रेगुलर पॉलीगन हो। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और बाहर वाले भी इक्वल होते हैं। बट कोई भी अगर पॉलीगन है एन साइड का, चाहे वो रेगुलर हो या ना हो, बट पॉलीगन होना चाहिए, उसके एंगल सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n-2 इंटू 180। देखिए, आप जब इसे ट्राइंगल में लगाते हो तो ट्राइंगल की साइड कितनी है, 3, मतलब n की वैल्यू कितनी है ट्राइंगल के लिए, 3। तो आप जब यहाँ पुट करते हैं 3, तो 3-2 कितना हो जाता है आपके पास, बताइए। 3-2 हो जाता है 1, और 1 इंटू 180, 180 आता है जो कि है ट्राइंगल का। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में आएंगे तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4-2 2 आएगा, फिर 2 की आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 360। ऐसे ही जैसे कि पेंटागन है, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 माइनस 3 2, 3 आएगा, फिर 3 की आप 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पता लग गया। तो एंगल सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर हो। जैसे कि अगर हम ट्राइंगल में आएंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा,
और अगर हम क्वाड्रिलेटरल में आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड सो ऑन। तो अब ये इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, जो हम अपने वेक्टर्स पे थे, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लगेगा। तो देखिए क्या पता लगेगा, अब आपको पर्सपेक्टिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले लेके चलता हूँ, ट्रायंगल से समझाता हूँ, समझ किसी से भी सकते हैं। ये था बेटा मेरे पास, ये था मेरा ए वेक्टर, और आपको पता था ए बराबर बी बराबर सी। मैग्नीट्यूड बराबर होने से क्या होगा बताऊंगा अभी। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा डियर स्टूडेंट बी वेक्टर, एंड स्टूडेंट ये क्या है मेरे पास सी वेक्टर। इनके बीच का एंगल अभी तो आपको पता है कितना, 120। बट वैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं, थीटा। थ्री साइड से ले लो, थ्री से ज्यादा साइड में जाता हूँ, थीटा थीटा। अब अगर यहाँ पे थ्री साइड्स थी तो थ्री थीटा होगा, फोर साइड्स होंगी तो फोर थीटा होगा। साइड्स का मतलब क्या, वेक्टर्स है ना, क्योंकि अभी से हम अरेंज करेंगे। पांच वेक्टर्स होंगे तो फाइव थीटा। बट सारे जो बाहर के जितने भी थीटा है उन सबको जोड़कर कितना आएगा, एक कंप्लीट एंगल, जो कि कितना होगा आपके पास 360। तो मैं कह सकता हूं किसी भी एन साइड के लिए वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एन थीटा का सम किसके बराबर होगा, 360। तो थीटा बराबर क्या होगा, 360 डिग्री बाई एन। तो जब इसे मैं अरेंज करूंगा पॉलीगन बनाने के लिए, मान लीजिए इसे ऐसे लिया, अब इसे मैं हेड से, इसके हेड से इसके टेल को जोड़ दिया, फिर इसके हमने क्या कहते हैं हेड से इस वाले के टेल को जोड़ दिया, इस तरीके से। मतलब ये मान लीजिए मेरा सी वेक्टर आ गया, ये आ गया ए वेक्टर, ये आ गया बी वेक्टर, ठीक है ना। तो सी ए बी, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। तो आप कह सकते हैं कि सर आपने तो बताया था कि पॉलीगन लॉ से क्या होगा हमारे पास, पॉलीगन लॉ से इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो चार साइड से तब भी ऐसा होगा। बट क्या जरूरी है हम पे, मान लीजिए ऐसे मैं ले लेता हूं, फर्दर ऐसे, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे भी तो तीन वेक्टर्स है। अगर इनके बीच का एंगल इक्वल है, अब मैं इसे अरेंज करने जाऊं तो ये अगर मैं कैसे भी अरेंज कर लूं, ये ऐसे करा, ये ऐसे करा और ये ऐसे करा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल नहीं बना। तो ट्रायंगल नहीं बना तो पॉलीगन लॉ से मैं क्या कह सकता हूँ डियर स्टूडेंट, पॉलीगन लॉ से मैं कह सकता हूँ कि इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, क्योंकि हेड टू टेल ज्वाइन होके ये खुद को क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो यही मुझे देखना है कि जब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो क्या वो पॉलीगन बना ही देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे पॉलीगन बना है और यहाँ पे पॉलीगन नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड्स थे वो इक्वल नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल नहीं है तो पॉलीगन नहीं बनेगा, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो पॉलीगन हमारा नहीं बना। क्योंकि एक ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी होती है ना, किसी भी दो साइड्स का सम जो है तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही होगी, बट यहाँ पे फॉलो होगी। अब यहाँ तो मैंने सिर्फ थ्री साइड्स ली, ऐसे में फोर फाइव सेवन कितने भी वेक्टर्स ले सकता हूँ, जो जितने वेक्टर्स लूंगा उतनी साइड्स हो जाएगी। तो क्यों जरूरी है ऐसा, कि जब उनके वेक्टर्स का हमारा पास मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो इक्वल एंगल पे अलाइन हो, तो वो पॉलीगन बनाएंगे बनाएंगे। अगर हम इसे प्रूफ कर लेते, इसे समझ लेते, तो हम समझ जाएंगे हाँ कि उसका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए, क्योंकि पॉलीगन लॉ से जब वो हेड टू टेल जुड़ के एक क्लोज फ्रेमवर्क में आ जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो देखिए अभी नहीं पता, ये दिख रहा है बट मान लीजिए मुझे नहीं पता ऐसा हो रहा होगा। बट अगर सबके बीच थीटा है, कोई से भी दो के बीच एंगल क्या है, थीटा, तो जब मैं उसे हेड टू टेल जोड़ दूंगा तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे कितनी साइड्स थी, थ्री साइड्स थी, तो ऐसे कितने एंगल बनेंगे, थ्री। अब इक्वल एंगल से थीटा थीटा थीटा, तो सबके बीच कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। मतलब ये भी क्या आएगा आपके पास, 180 माइनस थीटा, और ये भी क्या आएगा आपके पास, 180 माइनस थीटा। तो हर जगह आपके पास 180 माइनस थीटा आएंगे। यहाँ थ्री साइड से दिखा रहा हूँ बट एन साइड्स हो सकती है, विजुअलाइजेशन के लिए करवा रहा हूँ, ओके। तो वो जो भी आपके पास आ रहा होगा, जरूर नहीं क्लोज बन रहा हो, हमें ये देखना अगर क्लोज बनेगा तो क्या होगा, उसका अगर एंगल सम निकाले हम, तो एंगल सम क्या होगा डियर स्टूडेंट, एन इंटू 180 माइनस थीटा। ठीक है नहीं, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल था तो थ्री साइड्स बनी, तो थ्री इंटू 180 माइनस थीटा, फोर होगा तो फोर इंटू 180 माइनस थीटा, ये समझ में आया। अब इसे आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए, 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखा मैंने, थीटा को लिख सकता हूं 360 बाई एन। लिख दी, लिख दीजिए 360 बाई एन। ठीक है, अब
मल्टीप्लाई करिए तो n इंटू 180 माइनस 360, जब इससे मल्टीप्लाई होगी आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगी ये वाला n और ये वाला n कट जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं 180। तो यहाँ क्या बचेगा डियर स्टूडेंट, n, और यहाँ क्या बचेगा 2। सो n माइनस 2 इंटू 180। अब जब मैंने देखिए ये आ गया ना, एंगल सम कितना है, n माइनस 2 इंटू 180। अब मैंने जब आपको बताया था एथ क्लास में क्या कॉन्सेप्ट है, एथ क्लास में ही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर एक क्लोज पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है n, वेदर इट इज रेगुलर और नॉट, तो उसका जो एंगल सम आएगा वो कितना आएगा, n माइनस 2 इंटू 180। मतलब किसी भी पॉलीगन में अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्लोज ही होगा। तो हमने देखा अगर वेक्टर्स हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और वो इक्वल एंगल पे अलाइन हो, तो जब मैं उसे हेड टू टेल लगाऊंगा तो एक ऐसी अरेंजमेंट बनेगी जिसके अगर मैं अंदर का एंगल सम निकालूं तो भी कितना आएगा, n माइनस 2 इंटू 180। मतलब इस सिनेरियो में हमेशा वो क्लोज पॉलीगन बनाएगा, और पॉलीगन लॉ से जब हेड टू टेल जुड़ के एक क्लोज फ्रेमवर्क बना रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सबके लिए है भी नहीं, ठीक है ना। बट फिर भी अगर आप इसे एक दो बार देख ले और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे अपने आप से, 4 साइड लेके 5 साइड लेकर देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। थैंक यू।